कैसे इस गरीब घर जमाई ने 50 करोड़ का हीरा गिफ्ट किया, ये देखकर चौंकी मत। ये गरीब लड़का बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफिया डॉन से जूते साफ करवा सकता है। ये किसी 7 स्टार होटल में जाकर लाखों का बिल बिना पे किए निकल सकता है। और यही लड़का 20 रुपए का नींबू पानी भी उधार में पीता है। यही है वजह कि आज पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी है। किधर जाना है? अरे मैं आहान हूँ, मैं भी इस बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड हूँ, मैं गेस्ट हूँ। हाँ, बड़े लोगों का पार्टी चल रहा है, दिखने रहा है। अरे लेकिन मैं गेस्ट हूँ, मैंने कहा ना। गाइस, जस्ट लुक एट दिस इडियट। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी इनवाइटेड है। शनाया, बेबी, घर चलते हैं। कब? बेबी? शनाया, तुम जानती हो क्या सड़क छाप को? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। कौन हो तुम? है कौन ये भिखारी और इस पार्टी में क्या कर रहा है? Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की थी। शना, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। Seems you're high. चलो घर चलते हैं। कब? ए निकम्मे, चल निकल यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को उठाकर बाहर फेंको। ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है और सभी लोग उसको बर्थडे विश करने उसके पास जाते हैं। लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। ये सारा नजारा देखकर बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आहान सिंह रायजादा साहब, धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ मुझ जैसे गरीब के बर्थडे पार्टी में पधारे। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर। लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। चलो उधर चलो। बीवी है, चल। आगे तो यस। अब हम घर जाएंगे। हाँ हाँ, आराम से आराम से। घर चलते हैं। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर तक पहुंचता है। घर पहुंचते ही शनाया का कजिन शौर्य मिल जाता है। लीजिए, पेश हैं बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले टुटपुंजिए। ऐसे नसीब लेकर ना कुछ कम ही लोग पैदा होते हैं। बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले घर जमाई। इस शर्म से डूबकर मर क्यों नहीं जाते हो? आहान कुछ नहीं बोलता है। तभी शनाया की कजिन सिस्टर शगुन बोलती है, छोड़ो ना शौर्य, जिसकी ढेले भर की भी इज्जत नहीं उसके मुंह क्यों लग रहे हो? पता नहीं शनाया को इस भिखारी में ऐसा क्या लगता है जिसे घर से बाहर भी नहीं निकालती है। आहान अपने ससुराल में रोज ऐसे ताने सुनता था। उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। कभी साला बोलता तो कभी साली। आहान की बीवी शनाया भी उसको गाली देने में पीछे नहीं रहती थी। फिर भी आहान इन सब की गलतियों को माफ कर देता था क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था।
ये है तेरी असली औकात। अभी नहीं, प्लीज। जिस दिन इन्हें मेरी हकीकत पता चलेगी उस दिन तो। और उसकी एक मजबूरी थी जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। आहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों आहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। वैसे आहान इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी सिर्फ शनाया की वजह से ही चुप रहता था। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के नौकर, साला या साली ही नहीं करते थे, बल्कि उसकी सासू माँ भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का आहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी। साइन करके रखना। हम अभी किसी को मिलने अंदर जा रहे हैं और उन सबके सामने गलती से भी तुम्हें ये नहीं बोलना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। कोई तुमसे कुछ भी बोले तो उनको यही बताना कि तुम मेरे नौकर हो। ओके? मगर शनाया जी। क्या मगर शनाया जी? हाँ, तुम्हें पता भी है लोग जो अंदर बैठे हैं उनकी कितनी ऊंची पोजीशन है, कितने अमीर है वो लोग। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम जैसा निकम्मा और नाकाबिल लड़का मेरा हस्बैंड है तो उनके सामने मेरा बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इसलिए प्लीज मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करना। ठीक है शनाइश। ये पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति आहान की बेइज्जती कर रही थी। शनाया और उसके घर वाले आहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन आहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। अब जब शनाया अपनी दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल जा रही थी। तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ हान, आज के दिन कोई तमाशा मत खड़ा करना। शनाया और रूपल अंदर जाते हैं। आहान उनका बैग पकड़े उनके पीछे पीछे नौकर की तरह अंदर जाता है। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। ये कौन है गुलाब जैसी खूबसूरत? ओ ये शी इज माय बेस्ट फ्रेंड शनाया। हाय शनाया। आहान के पुराने कपड़े और फटे जूते देखकर पारस पूछता है, लेकिन इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? जी मैं आहान हूं। अरे हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब ये वही निकम्मा आहान है जिसे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी कराई है, राइट शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है कि ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया से फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो बस यही जानना था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है? अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अनजान से पहली मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। जी वैसे तो मुझे 12,000 मिल जाते हैं, और कभी कभार बोनस अगर मिलता है तो फिर 15,000 भी हो जाता है। 15,000? जी 15,000? 15? नहीं, अच्छा है। मतलब मेरे ज्वेलरी स्टोर के अकाउंटेंट से सैलरी आधी ही है, लेकिन आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत होता है, नहीं? पारस भाई, हाँ, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो, क्यों ना हम आहान भैया को कंसीडर करें? हाँ। वैसे दिखने में समझदार लगते हैं, शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं। मतलब इन्हें मैं 20-25 हजार की सैलरी तो ऑफर कर ही सकता हूँ। आहान भैया,
आप एक काम करिए, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था, वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाकर कोई धनिया खरीदता हो। वो क्या है मिस्टर अग्रवाल, आपके ऑफर के लिए थैंक यू। इनफैक्ट आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हुआ आपके। लेकिन क्या है कि मुझे ना ज्वेलरी के बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं, तो आई एम सॉरी। इधर शनाया रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। वॉशरूम को यूज करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा भद्दा सा अजीब सा आदमी खड़ा था। वाओ, हुस्न की मलिका, आपको देखकर जो मेरे अंदर हो रहा है वो बताने लायक नहीं, दिखाने लायक है। हाउ डेयर यू! एक नंबर के घटिया और बदतमीज आदमी हो तुम। वेरी एनर्जेटिक। ये सब गंदी बातें ना जाके अपनी माँ और बहन के साथ करना। माँ बहन तो है ही नहीं, तो अब तुम ही मुझे सिखाओ। घटिया। छोड़ो। अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बॉटल शनाया तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे शनाया ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही शनाया ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस बॉटल को पकड़ लिया है। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अगर आप घर पे वन पीस में जाना चाहते हो भी जिंदा, मेरी बीवी से माफी मांगनी है। तो अब मैं बताता हूं कि किसे कितनी चढ़ी है। अहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रूपल का वो रईस ज़्यादा दोस्त प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ ये? शना, क्या तुम ठीक हो? ये बहुत ही घटिया आदमी है। जैसे इसने मुझे अकेला देखा, मुझे छेड़ने लगा। शनाया की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसे शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था। ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत! उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था। अब ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए एक मरे हुए आदमी को कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बस करो, बस करो। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। ऐसे चलता रहो, मर जाएगा। आन भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? और अगर ये यहाँ मर भी गया ना तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। पूरे मैटर को यहीं सेटल डाउन कर दूंगा। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। शनाया को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से होटल में सीन क्रिएट करना थोड़ा तो अजीब था। तो प्लीज बस करो तुम लोग, जितना मानना था मान लिया, अब हम चलते हैं यहाँ से। आन भैया, आप ना कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सब के साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया।
प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। तुम सब गुंडे कहीं जाने के लायक नहीं। मिस शनाया एंड रूपल, आप दोनों ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में शनाया और रूपल ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो अपने पति आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप हाथों में आइस पैक लिए गुंडों की तरफ देख रहा था। वाह मेरे शेर, प्रेम मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। मुझे नहीं लगता कि ये सब हमको और तंग करेंगे, क्यों? एग्जैक्टली। वैसे इन नठल्लों का करना क्या है? किसी को बुला के इनको दफना दो। पारस बस अपनी बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं रख सकता था। क्या रे, बहुत बात हो रहा तुम लोग। चलो मैं भी तो देखूं कितनी बात हो रही है तुम में। आओ मेरा सामना करो, आ जाओ आ जाओ। देखो रे, तो हाँ, मैं भी कहाँ डरता हूँ। तुम सामने तो आओ, तुम्हारा सामना भी जरूर करूंगा। बेटा इधर देख। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा खैरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर जख्म का एक लंबा सा कट और हट्टा कट्टा बॉडी विकी भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सब के बाइसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब फाइटर्स थे। भाई हम तो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा, मजाक कर रहे थे? हाँ भाई। लाइफ में मजाक तो होना चाहिए। क्यों रे, तुम लोग मजाक करते हो ना? तो अभी मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा मजाक करूं। बात करके सेटल डाउन कर लेते हैं ना। हाँ हाँ भाई। चलो रे, मजाक करो। विकी भाई के गुंडों ने पारस और राज को मारना शुरू किया। अरे तोड़ो तोड़ो, ठीक से तोड़ो इनको। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठकर आहान। भाई प्लीज भाई माफ कर दीजिए भाई। अरे लेके जाओ। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन 3 रईसों के बिगड़ैल बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। विकी भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और इसके हाथ पैर तोड़ दे, तब भी जबान बंद हो ना तो मुंडी तोड़ डाल। और 13वीं वाले दिन इसके मेयर बाप को 2 करोड़ रुपए भेज देना। शनाया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों शनाया की सिर्फ आवाज सुनकर विकी भाई जैसे बड़े गुंडे के माथे पर पसीना आ गया। ये तो आहान रायजादा है। चलो चलो निकलो यहां से। क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है
तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी अहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? क्या होगा जब अहान की हकीकत सामने आएगी? मिस शनाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ लंच पर आई थी। हाँ, अगर मुझे इस बात की जरा खबर होती तो मैं गलती से भी ये सब नहीं होने देता। विकी भाई ने बहुत ही ईमानदार लगते हुए शनाया से माफी मांगी। आगे विकी भाई ने कहा, मिस शनाया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मेरे और मेरे साथियों की वजह से आपके दोस्तों को इतना जख्मी होना पड़ा। मगर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सबको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा, पारस अग्रवाल और राज बेदी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। आगे विकी भाई ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। और हाँ मिस शनाया, ये आपको जो भी टेंशन और इरिटेशन हुई है उसके बदले में मैं आपको 50 लाख रुपए भेज दूंगा। प्लीज उसे कम मत समझिएगा। ये कहकर विकी ने नजरें चुराकर आहान की तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? विकी भाई शनाया के इस सवाल के पीछे का मतलब समझ गया। मिस शनाया, आप ज्यादा सोचकर परेशान मत होइए। मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। थोड़ी ही देर में आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे और मैं किसी को भेजकर आपके दोस्तों को हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर शनाया की किसी बात को सुने बिना ही विकी भाई वहां से चला गया। बाकी आदमी भी प्राइवेट रूम में बाहर चले गए और बचे कुछ 4-5 आदमियों ने मिलकर प्रेम, राज और पारस को उठा लिया। जब फाइनली प्राइड होटल के उस प्राइवेट रूम में शनाया, आहान और रूपल ही बचे हुए थे। शनाया कुछ रिएक्ट कर पाई। उसने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। शनाया, ये विकी भाई तुमसे इतना डरता क्यों है? तुम्हें देखने के बाद तो उस विकी भाई के होश ही उड़ गए थे। रूपल, अगर मैं ये कहूं कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूं कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया। तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो शनाया? मुझे शुरुआत से इस विकी भाई के बारे में सब कुछ बताओ। यह क्या चैप्टर है? शनाया ने रूपल को प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। बहुत सोचने के बाद भी रूपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। रूपल ने एक नजर आहान की तरफ देखा और आंखों में अजीब तरह का डाउट लेकर उसने कहा, सुनो आहान, क्या तुम विकी भाई को जानते हो? तुम कहीं मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है? मगर रूपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा था। क्या सच में? सिर्फ रूपल ही नहीं, शनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान का तो इस सब में कोई हाथ नहीं था। मगर शनाया के इस अंदाज में कोई भी लॉजिक नहीं था। लेकिन रूपल को आहान पर शक करने से छुटकारा ही नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फिशी है। आहान ने प्रेम को उस गजेंद्र से पंगा लेने से रोका भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहां तक मैंने भी आहान को बुज़दिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था, या ये सब कोई इत्तेफाक है, या सच में मेरा इंट्यूशन सही तरफ जा रहा है? रूपल ने फिर से खुद से ही सवाल करते हुए कहा। शनाया और आहान भी कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोर बेल बजने लगा। शनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या मॉम शाम में नहीं आने वाली थी? जल्दी कैसे आ गई? आहान को कुछ भी नहीं पता था। उसने कंधे उचकाते हुए शनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूं, शायद मॉम कुछ भूल गई होंगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, बाहर विकी भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान अटेंटिव हो गया। सर, वो विकी भाई ने ब्रीफकेस भेजने के लिए कहा था। विकी भाई की तरफ से फिर से सॉरी। ये लीजिए।
ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफकेस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफकेस की तरफ घूर कर देखा, मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतजार किया और ब्रीफकेस को दरवाजे पर रखकर वहां से चला गया। आहान को यह जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी शनाया वहां आ गई और उसने आहान से कहा, आहान, कौन था? आहान ने दरवाजे से ब्रीफकेस को उठाया और दरवाजा बंद करते हुए शनाया से कहा, विकी भाई की तरफ से यह ब्रीफकेस आया है। अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफकेस खोल दिया। और जब आहान ने उस ब्रीफकेस को खोला तो शनाया और आहान उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी था उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, व्हाट द हेल? उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था जिसे देखकर शनाया इतनी हैरान हो गई थी? क्या विकी भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? उस ब्रीफकेस में 50 लाख रुपए कैश थी, जैसा कि विकी भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। आहान ने कहा, यह तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। वैसे शनाया, अब आपने क्या करने का सोचा है? आहान, हम ये नहीं ले सकते। हमें इस पैसे को लेना ही नहीं चाहिए। पता नहीं उस विकी भाई ने ये पैसा किसी की जान लेकर कमाया होगा। आहान ने जब शनाया की ये बात सुनी तो उसने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई। शनाया ने वो ब्रीफकेस को बंद करने का मन बना लिया। जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बंद करने के लिए अपना हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी। शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूं आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। सच कहूं तो अपनी उस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूं, इसलिए माफी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। ये जानने के बाद कि शौर्य ने विकी भाई को पैसे दिए थे, शनाया ने आहान से कहा, मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं, हमारा भी तो नुकसान हुआ है। ये सुनकर आहान ने हामी भर दी। कुछ सोचने के बाद शनाया ने आहान से कहा, हम आधे पैसे रख देंगे और बाकी के आधे मतलब 25 लाख रुपए को दे देंगे, ओके? आहान को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया। वो बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। वो विकी भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया, अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूं। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रूपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों में कितनी बातें सुननी पड़ी थी। एकदम से शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। देखना तुम अभी हाँ कर रहे हो, बाद में मना मत करना। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसों से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे। शनाया, इस सब की क्या जरूरत है? मैं कार का क्या करूंगा? आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? अब आहान क्या कह सकता था? उसने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहा, ऐसी बात नहीं है। यह सुनते ही शनाया ने कहा, तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अगली सुबह शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए, मैं चाहती हूं कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी से मैच करती हो।
जेंटल लेकिन स्ट्रांग। बाहर से भले ही लग्जूरियस लुक हो, मगर कार अंदर से बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हां में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, इन मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है, जरा देखो उसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आ रही है, ये बात तो वो डिजर्व ही नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूं। ये बात जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी। उसने अपने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर कुछ कम हैंडसम नहीं है। वो किसी फेमस मॉडल को भी पीछे छोड़ सकता है, और ये उन हस्बैंड और वाइफ के बीच का प्यार है। तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है? तुम उन्हें अपनी बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूं, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। उस कार को देखने के बाद फाइनली शनाया सेटिस्फाइड लगने लगी। हमेशा की तरह आहान ने इस डिसीजन में शनाया का साथ दिया। थोड़ी ही देर बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। शनाया ने आहान से कुछ कहा, तो चलें? शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और मैसेज खुलने के बाद शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था। वो कह रही थी, नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। शनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या आहान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर लेता है? ओह गॉड। शनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों। मगर इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक लगा दिया। एकदम से कार को रोकने की वजह से जोर की आवाज गूंजी। शनाया ने आंखें खोली तो देखा कि एक मिडिल एज्ड औरत सड़क पर गिरी हुई थी। वो तो अच्छा था आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद इस औरत को लग जाता। शनाया, क्या आप ठीक हैं? शनाया बहुत घबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वो बेफिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सामने कौन है? क्या उन्हें हमारी वजह से कोई चोट आई हुई है? शनाया ने शॉक्ड होकर जोर से कहा, सीमा बुआ। शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी का नाम सुनकर उनकी आंखें भी शार्प हो गई। आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी उसी हरकत की वजह से शनाया बहुत परेशान हो गई थी। वो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, शनाया के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी ले गई थी। सीमा बुआ जी ने देखा कि ड्राइवर सीट पर आहान बैठा था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई। एक ही पल के अंदर अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वो गुस्से से चलते हुए आहान की साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनकी तरफ एक गुस्सैल नजर से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ जी आहान पर बरस पड़ी। बेशरम, एक घर जमाए होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? सीमा बुआ जी ने आहान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। आहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, सीमा बुआ जी, आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी, और हाँ, वो भी जानबूझकर। अब अपनी भतीजी की ऐसी बातें सुनने के बाद सीमा बुआ जी के तेवर ही बदल गए। वो गुस्से से शनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा,
ना समझ लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब है कि मैं जानबूझकर बीच में आई थी? मैं तो रास्ते से साइड से आराम से चल रही थी। ये बात तो साफ है कि तुम्हारे इस पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। सीमा बुआजी ने अपनी ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर वो ऐसे लग रही थी मानो आज वो झगड़ा करने की तैयारी से आई थी। आहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था और सीमा बुआजी की बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमे आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आहान ने तो बस खुद से ही कहा था, लेकिन फिर भी सीमा बुआजी ने ये बात सुन ली और चिढ़कर आहान से कहा, तुमने क्या कहा? तुम तो कुछ ज्यादा से सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूं कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जब शनाया ने आहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई। शनाया अपनी सीमा बुआजी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने का इशारा कर दिया। तभी आहान, शनाया और कार के बाहर खड़ी सीमा बुआजी ने एक आवाज सुनी, माँ, क्या आप ठीक हैं? कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? रतन, मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट ने जगह ले ली। रतन सीमा बुआजी का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी न ये कुछ कमाता था और न ही इसके पास कोई जॉब था। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वो दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ किसी न किसी को फंसाकर उनसे जबरदस्ती पैसे ले लेता और वापस करने का नाम भी नहीं लेता था। इस वक्त रतन के हाथ में एक लोहे का रॉड था। अपने दूसरे हाथ पर उस रॉड को मारते हुए रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपनी माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या ये शेखर मामा जी और यामिनी मामी का घर जमाई है? हाँ रतन, पता है, तुम्हारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने तो कह रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। तुम्हारे किस हाथ ने मेरे माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है? आहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शनाया ने रतन को जवाब देते हुए कहा, रतन, आहान ने सीमा बुआजी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और इसमें हमारी नहीं, सीमा बुआजी की गलती है। इस पॉइंट पर शनाया को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन रतन को शनाया के गुस्से से क्या डर लग सकता था। उसने शनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करो। तुमने किसे धोखेबाज कहा? आहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआजी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है? यह लड़की धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? उसने अपनी बुआजी और भाई का साथ देने की बजाय तुम्हारे जैसे कचरे के डब्बे का साथ देना सही समझा। हम दोनों उसके खून के रिश्तेदार, हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना शनाया ने। वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरे रिश्तेदार कब से हो गए? खून के रिश्ते से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। क्या शनाया के इस ताने से ये बहस बिगड़ने वाली थी? सीमा बुआजी अब आगे क्या करने वाली हैं? आहान इस सब से शनाया को कैसे बाहर निकालेगा? क्या होगा रतन और आहान के बीच झगड़ा? इस पॉइंट पर शनाया अपनी नई कार से नीचे उतरकर सीमा बुआजी के सामने आकर खड़ी हो गई। शनाया की बात सुनने के बाद सीमा बुआजी का चेहरा जम गया। उन्होंने शनाया से कहा, शनाया, ऐसे तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारा ये पति तुम्हें बड़ों के मुंह लगना सिखा रहा है? शनाया, इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नकारे पति को ही छोड़ दो। संस्कार तो चोरी करने में भी नहीं नजर आते। अब सीमा बुआजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, लगता है कि यामिनी भाभी ने अपने बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं किया तो उसकी बुआजी उसे अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन बेटा, जाओ और इस नालायक लड़की को मेरी तरफ से 2-3 थप्पड़ लगा दो। अपनी माँ की बात मानते हुए रतन शनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया।
रतन शनाया को थप्पड़ मारने वाला था कि शनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोर की आवाज आई। यह थप्पड़ रतन को पड़ा था। शनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वो हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दंदना रहा कान पकड़कर खड़ा था और उसका गाल लाल हो गया था। यह देखकर शनाया को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआजी भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। सीमा बुआजी ने फिर आहान को घूर कर देखा और उससे कहा, आहान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मगर इससे पहले कि आहान या शनाया कुछ कह पाते, रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए रॉड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ये बड़े बड़े कदमों के साथ आहान की तरफ बढ़ गया। इतना जोर का वार होने के बावजूद भी आहान एक ही हाथ से उस लोहे के रॉड को पकड़ने में सक्षम हुआ। आहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे के रॉड को छीन लिया। वो लोहे का रॉड आहान के हाथ में जाते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। अब रतन पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में था। शनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी एक्शन फिल्म का फाइटिंग सीक्वेंस देख रही हो। दूसरी तरफ जमीन पर लेटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियां एक एक करके अपने आप टूट रही थी। दूसरी तरफ सीमा बुआजी ने कुछ सोचा और अपने बेटे को आहान से बचाने के लिए शोर मचाने लगी। कोई बचाओ हमें, इस आहान से हमारी जान बचाओ। लोग सीमा बुआजी की आवाज सुनकर वहां जमा हो गए और उनके लिए बहुत बुरा भी महसूस करने लगे। उन लोगों को देखने के बाद सीमा बुआजी की ओर भी ज्यादा जोर आ गया। उन्होंने सभी लोगों से कहा, इस लड़के ने 2 साल पहले हमसे 50,000 रुपए लिए और वापस करने का कहकर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं और मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सीमा बुआजी की एक्टिंग टॉप क्लास की थी। हर किसी को उन पर यकीन हो गया। सभी आहान की तरफ देखकर उसे भला बुरा कह रहे थे। शनाया अब नर्वस हो गई और उसने कहा, देखिए, ये कुछ भी कहे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब जाकर अपना काम करिए, यहाँ पर वक्त बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। मगर इस पॉइंट पर शनाया की बात कौन मानने वाला था? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तो पैसे ले लिए और वापस करने के बजाय मारपीट कर रहा है। इन्हें देखकर कोई कह सकता है क्या कि ऐसी घटिया हरकतें करते होंगे? मेहनत से कमाने का छोड़कर ये लोग तो खुली चोरी कर रहे हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई। अपनी सफाई पेश करते हुए उसने सबसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मेरी बात तो सुनिए। लेकिन शनाया की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई बस आहान और शनाया को कोस रहा था। तभी आहान ने सीमा बुआजी की आंखों में आंखें डालकर देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही हैं कि आपने 2 साल पहले मुझे 50,000 रुपए उधार दिए थे, तो फिर क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची या बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जिस पर हम दोनों के साइंस या फिर ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे? आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया था, मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, मेरे पास सबूत है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे बीच सड़क में मिल जाओगे। इतने जरूरी कागजात मैं लेकर नहीं घूमती। ये बहुत ही अच्छा बचाव था, मगर आहान के अगले सवाल के बाद सीमा बुआजी दंग रह गई। आहान ने उनसे सवाल करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे को मारना चाहता हूं, क्या कोई सबूत है? आहान ये सारे सवाल करके क्या साबित करना चाहता था? शनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन सीमा बुआजी आखिर तक इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने सच कहा है। मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है और कुछ लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी कार नहीं रोकी, उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा था। मैंने भी देखा। कोई ऐसा करने के बाद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला ही लेना चाहिए।
ताकि ऐसे जानवरों जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। ये सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। शनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर शनाया घबरा गई थी। भले ही उसने और आहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट में ही बात कर रहा था, इसलिए शनाया डरने लगी थी। तभी आहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। ये लड़का क्या कह रहा है? कहीं अपने पैसे के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने को तो नहीं भेजेगा? आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की वो बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर सबको तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भीड़ में तरह तरह के अंदाज लगाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सुनो लड़के, अब बात साफ साफ कहो, ये चोरी करके सीना जोरी करना सही नहीं है। तुम भी एफआईआर लिखवाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? मैं अपनी बात एक ही बार कहूंगा। ये मैडम जो इस बात का दावा कर रही हैं कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही हैं। और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कार रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नजर से देख रहा था। मैं बेगुनाह हूं, ये बात मैं साबित कर सकता हूं, और ये मैडम मुझे और मेरी बीवी को बिना वजह परेशान कर रही हैं। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया, पर मेरी बदनामी करने की भी कोशिश की है। इसीलिए मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। आहान ने फिर सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया ना? अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं, वही पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुरा कर भागा है। वो क्या है ना कि अभी मुझे थोड़ा घर पर काम है, मैं अभी निकलती हूँ। ये कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई, उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन जल्दी खड़े हो जा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि भीड़ में खड़े ये सारे लोग हमारी भी पिटाई ना लगा दें। एक बार की जिल्लत तो चल जाएगी, मगर अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो, जल्दी करो। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे, सभी लोग अपनी नजर चुराकर अपने अपने रास्ते चले गए। आखिरकार ये सारा मामला आहान ने खत्म कर दिया था। पीछे पलटते ही आहान की नजरें शनाया से मिली। आहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से आहान की तरफ देख रही थी, और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही थी। शनाया के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने एब्सेंट माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। शनाया को कार में बिठाने के बाद आहान भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आ गया? वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता? शनाया, आप ये क्या सोच रही हैं? क्या आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की जरूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ तो? आप उस बारे में परेशान मत होइए। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूं। दूसरी तरफ भीड़ और शनाया और आहान से भागने के बाद सीमा बुआ जी और रतन एक बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। आहान हाथापाई करने में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यामिनी भाभी उसे खाना भी नहीं देती होंगी। पता नहीं माँ, मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बात है जो मैं कह सकता हूँ, आहान ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये सुनकर सीमा बुआ जी शॉक्ड हो गई। अच्छा है हमने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। आगे से इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस आहान से दूरी बनाए रखें। नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं पिट के आया हूं
तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस आहान की हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुमने सही कहा बेटा, तुम जब चाहे उसे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें आहान से पैसे कमाने हैं। माँ, ये सब कैसे होगा? हम अभी के अभी तुम्हारे शेखर मामा के घर पर चलते हैं। जितना मैं शेखर भैया को जानती हूँ, वो तो आहान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यामिनी भाभी, वो आहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम जाकर उनसे ही आहान की शिकायत लगाएंगे। तुम जाकर अपने चोटों के निशान दिखा दोगे तो भी भाभी को यकीन हो जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। क्या आहान यामिनी मामी की बात मान जाएगा? इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी जोर जोर से हंसने लगे। सीमा बुआ जी ऐसे क्यों हंस रही थी, ये तो रतन को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, सीमा बुआ जी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। शहर के दूसरे कोने में आहान और शनाया मिलकर कुछ खरीदारी कर रहे थे। आहान ने सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा जल्दी दे दीजिए, मेरी बीवी को घर जाकर जल्दी से खाना भी खिलाना है, उन्हें थोड़ी भूख लगी हुई है। आहान की नई कार को देखकर वहां आई हुई एक भाभी ने आहान से कहा, आहान, तुमने तो नई कार खरीद ली है, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? भाभी, मैं मिठाई तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। कार के पास खड़ी शनाया देख रही थी आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस रहा था। तब उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान कहाँ है? सीमा बुआ जी को बिना वजह हंसते हुए देखकर रतन ने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? रतन, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाने पर गए थे? उस दिन यामिनी भाभी ने घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था, उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा। उसी दिन एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा हैं, आहान गिल परिवार में सर उठा के नहीं जी सकता, और मैं ही इस बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटे शेखर गिल के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने डोरबेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, वह हैरान रह गई। सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे? क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधा घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ जी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। भाभी, आपका दामाद कहाँ है? उस बेशरम को आने के लिए कहिए। सीमा दीदी, क्या हुआ है? आप आहान को क्यों ढूंढ रही हैं? भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस आहान को बाहर बुला लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। वो आहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं, मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। आहान कहाँ है? क्या हुआ है मॉम? शनाया, बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी से आहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम को इतना इम्पल्सिव होते हुए देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान, क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? मॉम, वो थोड़ी बहस तो हुई थी। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई हैं। अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दिया। शनाया आहान की तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। क्या हुआ है आहान? क्या घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम हुई नहीं है, आई है। सीमा बुआ जी और रतन घर पर आए हुए हैं। पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई। पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू न बनता। आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद आहान और शनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआ जी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाए हुए बैठे थे। जैसे ही यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे तो उनकी जान में जान आई। अब बताइए सीमा दीदी,
अहान ने आपको कैसे परेशान किया है? मॉम, आपको सीमा बुआ जी की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी झूठी है। एक तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। सीमा बुआ जी खुद हमारी कार के सामने आई थी। गलती इन्हीं की थी, और बजाय इसके कि सीमा बुआ जी अपनी गलती मानती, इन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा शुरू कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं गिर गई। आहान, इसने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। क्या? आहान ने आप पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस यामिनी गिल को यह मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआ जी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन में कहा, सीमा दीदी ये क्या कह रही हैं? आहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फटीचर सी सस्ती बाइक चलाता है, और आहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की जान लेने की कोशिश करेगा। हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और नहीं तो क्या भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है कि आपका ये घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही ज्यादा पैसे दे रखे हैं। अब मिसेस यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। अब शनाया नर्वस होने लगी। शनाया ने आहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मॉम को कार का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे आहान के लिए कार नहीं खरीदने देती। इसी वजह से मैं कार वाली बात कुछ दिन तक मेरे और आहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मॉम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अब मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। वो सीधे जाकर आहान के सामने खड़ी हो गई। आहान, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास 25 लाख रुपयों की कार कहां से आई? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने आहान से ये सवाल किया, शनाया ने भागकर अपनी मॉम को अप्रोच किया। मॉम, मैंने शनाया से कहा कि मेरे लिए खरीद दे। मॉम, मैंने वो कार आहान के लिए खरीदी है। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इन दोनों में से सच कौन कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, भले ही आहान या शनाया में से कोई झूठ कह रहा हो, पैसे तो शनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख कहां से आ गए? शनाया, ये पैसे कहां से आए? तुमने 25 लाख कहां से लाए? मॉम, आहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। शनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने के उसे 10 से 15 हजार मिलते हैं। शनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकालकर ये कार खरीदी है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। शनाया ने अपनी मॉम की नजरों को देखकर ये बात पहचान ली थी कि वो जरूर आहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी। मॉम, ये पैसे मुझे विकी भाई ने दिए थे। क्या मतलब जो मैंने बात फैमिली ग्रुप पर पढ़ी वो सच थी? क्या सच में उस विकी भाई ने तुम्हें और रूपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? शनाया ने जवाब में बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं? अमीरों के घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से कभी बाज आ जाओ। मॉम, ऐसा नहीं है। मैंने अपने मन से आहान के लिए वो कार खरीदी है। इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। चुप करो शनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथों में पूरे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बुरी सजा देनी पड़ेगी। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेस यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। सीमा बुआ जी ने बीच में बोला, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है, अभी तक असल मामला खत्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देने चाहिए। हमारे फैमिली मैटर से आपका क्या लेना देना है सीमा दीदी? आप अपने काम से काम रखिए। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना? उसने मेरे बेटे रतन को भी बहुत मारा। रतन बेटा, अपनी यामिनी मामी को दिखा दो, उनके दामाद ने तुम्हें कितना मारा। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपना टी शर्ट निकाला। उसके पूरे बदन पर जगह जगह चोट के निशान थे। अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोट रतन को आहान की वजह से लगी थी। दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसे मामलों में मुझे मजाक करने की क्या जरूरत है? आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है,
और यही सच है, रास्ते पर कई लोगों ने ये देखा था। क्या आप ये कह रही हैं कि मैं झूठी हूँ? मॉम, ये मैंने किया है। अपने दामाद की ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। आहान की हामी को जानकर सीमा बुआजी की जान में जान आ गई। सुना यामिनी भाभी, और मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है, तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। मॉम, रतन ने शुरुआत की थी, वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है। शनाया को सीमा बुआजी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को और सीमा बुआजी को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? भाभी, वो नई कार मेरे बेटे को दे दो, और जब शनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे पास 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआजी मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। जहां एक तरफ कोई आहान की वजह से खुशियां मना रहा था, आहान थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रहा था। आहान ने कभी भी मिसेस यामिनी गिल की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लिया था, मगर आज उसे वो बहुत चुभ गई थी। तभी शनाया अपने बिल्डिंग से बाहर आई। उसने आहान की उदास आंखें देखी। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, उसका दिल बहुत साफ है, तभी तो खुद से ही पहले वो मेरे और मॉम डैड के बारे में सोचता था। एकदम से शनाया को आहान का चेहरा याद आया और वो भागकर आहान के पास चली गई। शनाया, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? आहान, आई एम सॉरी। पता नहीं घुटनों के बल बैठकर उस रतन से माफी मांगने की बात को तुमने चुपचाप कैसे सुन लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो सब सहन नहीं कर पाती। मैं ठीक हूं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, याद है ना, हम दोनों एक टीम हैं। तुम्हें मेरे सामने ठीक होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। शनाया, आपको मुझे कभी भी सॉरी नहीं कहना है। आप कुछ गलती कर ही नहीं सकती। लेकिन मॉम की तो गलती है ना, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा पेश नहीं आना चाहिए था। शनाया अपना और आहान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आहान की आगोश से अपना सर बाहर निकाला और पूछा, तो आज रात हम कहाँ रहने वाले हैं? हम? शनाया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मॉम ने मुझे घर से निकाला है, आपको नहीं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और घर लौट बिल्कुल नहीं। अगर मॉम तुमसे माफी मांगकर तुम्हें घर वापस आने का नहीं कहेंगी तो मैं भी घर नहीं लौटूंगी। तो फिर हम रोजवुड स्प्रिंग में चलते हैं। जब से आहान ने वो बंगलो खरीदा था, उसे वहां रहने का एक मौका भी नहीं मिला था। वो चाहता था कि शनाया को वो उसके अपने घर में ले जाए, लेकिन इस वक्त शनाया कुछ और ही फील कर रही थी। उससे कंफ्यूज होकर आहान से कहा, रोजवुड स्प्रिंग? वहां पर तो कोई होटल नहीं है, सिर्फ बंगलोज हैं। हम होटल में क्यों रहेंगे? हम होटल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रास्ते पर? आप भी ना शनाया, क्या सोच रही है? हम बंगलों में रहेंगे। आहान की बात सुनकर शनाया ने नाक सिकुड़ ली। आहान, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो। तुम्हें ब्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। रोजवुड स्प्रिंग में 9 बंगलों हैं और वो 9 के 9 बेचे जा चुके हैं। हमारे लिए वहां कोई जगह नहीं है। शनाया, क्या आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं। रोजवुड स्प्रिंग में मेरा एक बंगलो है, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, वैसा जैसे आपको पसंद आएगा। आहान ने अपनी बात बहुत ही जेन्युइन अंदाज में कही थी। वो ये कोशिश कर रहा था कि शनाया को उस पर यकीन आ जाए, लेकिन एक बार फिर आहान की बात को शनाया मजाक समझकर बोली, हाँ आहान, तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही तुम्हारा है? अब चलो। अपनी बात कहते हुए शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। आहान कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात को मन में ही रहने दिया। आहान ने दिल ही दिल में कहा, अब मैं शनाया से जो भी कह रहा हूं, आपको जोक ही लग रहा है। हाँ, तो कुछ कहने का क्या फायदा? लेकिन सच तो यह है कि असल में पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही मेरा है। खैर, जाने दो। अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। आज रात हम रूपल के घर चलते हैं।
उसका घर बहुत बड़ा है और वो वहां अकेली ही रहती है। वो हम दोनों को वहां रहने के लिए मना नहीं करेगी। वैसे तो शनाया ने जब रूपल के घर जाने को कहा, आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन शनाया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कुछ देर चलने के बाद आहान और शनाया ने टैक्सी रोकी और रूपल के घर जाने लगे। टैक्सी में बैठने के बाद जब शनाया ने रूपल को अपने आने की खबर दी तो उसे सब कुछ बता दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों रूपल के घर के बाहर थे। शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े थे। इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो, इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और शनाया थोड़े नजदीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। आज सुबह आप कार में मुझे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? आहान, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों। अचानक से रूपल के घर का दरवाजा खुला और उसने बाहर से आकर चिल्लाते हुए कहा, अपना ये शो बंद करो। ये क्या चल रहा है शनाया? आहान, क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते? आहान को कोसते हुए रूपल उन दोनों के पास गई और शनाया का हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद करने लगी। शनाया आहान और रूपल से अपनी नजरें चुराने लगी। रूपल ने अजीब सी नजरों से आहान को देखा और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, शनाया, ये सब क्या हो रहा था? रूपल, वो मैं इस प्लांट के नीचे रखी हुई स्पेयर चाबी ढूंढ रही थी। वो प्लांट थोड़ा भारी था तो इसलिए मैंने आहान से हेल्प मांग ली। हम तो बस चाबी ही निकाल रहे थे कि मेरा बैलेंस चला गया और फिर जो तुमने देखा वो। जब रूपल ने शनाया की ये बात सुनी, उसने शक भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और बोली, क्या ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है। ये सब एक एक्सीडेंट था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अगले कुछ दिन तुम्हारी वाइफ मेरे साथ ही रहेगी, तो फिर तुम पहले फ्लोर पर ही रहना, समझ गए? ये सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई, लेकिन शनाया की तरफ देखकर आहान ने बेमन से अपना सर हिला दिया। रूपल के इंस्ट्रक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखो, मेरे परमिशन के बिना तुम सेकंड फ्लोर पर कदम नहीं रख सकते। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। रूपल ने सोचा नहीं था कि आहान इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? चलो शनाया। आहान को अभी से यहां आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार। आहान भी घर के अंदर चला गया। आहान ने सोचा कि शॉवर लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए। आहान लिविंग रूम से अपने रूम की तरफ जा रहा था कि उसने कोई आवाज सुनी। क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? लेकिन अरे हाँ, इस चुड़ैल के घर में डोरबेल ही नहीं है। लेकिन शनाया तो कह रही थी कि रूपल को मेहमान पसंद नहीं है, तो कौन होगा? आहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर एक यंग लड़का खड़ा था। वो दिखने में बहुत ही एक्साइटेड और हैंडसम लग रहा था, और वही एक्साइटमेंट उस लड़के की आवाज में भी झलक रही थी। अपने हाथों में लाल गुलाब का एक गुलदस्ता पकड़े वो लड़का अपने घुटने के बल बैठ गया था और उसने कहा, रूपल, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें इस दुनिया का सारा प्यार और खुशी देना चाहता हूँ। आहान इस लड़के की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहने लगा, क्या इस बेचारे को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? मुझे तो अब इस लड़के पर तरस आ रहा है। आहान ने थोड़ी हिम्मत करके उस लड़के को बीच में रोकते हुए कहा, भाई, मैं रूपल नहीं हूं, तुम गलत इंसान को प्रपोज कर रहे हो। फाइनली उस बात का एहसास उसे हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वो जल्दी से अपने पैरों पर सही से खड़ा हो गया और आहान की तरफ देखकर अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोला, अब तुम कौन हो और यहाँ मेरी रूपल के घर पे क्या कर रहे हो? मैं रूपल का दोस्त हूँ। जवाब सुनकर वो लड़का गुस्से से आहान के पास आया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। पूरे इंडिया में रूपल का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो लड़का हो। मैं सब जानता हूँ, सच सच बताओ, कौन हो तुम? ये सवाल कहते हुए उस लड़के ने अपने गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ गुलाबों का गुलदस्ता जमीन पर पटक दिया। आहान ने हेल्पलेस फील करते हुए एक बार फिर अपनी बात को दोहरा दिया, अरे मैंने कहा ना कि मैं रूपल का दोस्त हूँ। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, झूठे हो तुम। मैं जाकर रूपल से ही पूछ लेता हूँ।
अपनी बात कहते हुए वो लड़का अब आहान को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आहान अपनी जगह से तस से मस नहीं हुआ और आहान ने उस लड़की को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो हैंडसम लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार, और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूं। क्योंकि आहान ने उसे अंदर आने से मना किया था, वह हैंडसम लड़का आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। भले ही रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता था, लेकिन वो लड़का आहान की एक भी नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार, और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूं। आहान ने उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, देखो, तुम रूपल के कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? जैसे ही आहान ने देखा कि ये नासमझ लड़का सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने उस लड़के का हाथ पकड़कर रोक लिया। मेरा हाथ छोड़ो, दुख रहा है। लेकिन जैसे ही आहान ने उस लड़के का हाथ छोड़ा, आहान ने एक आवाज सुनी, आहान, ये तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल रूपल का था। रूपल के एक्सप्रेशंस को देखकर आहान को सब पता चल गया। रूपल को मन ही मन में बुरा भला कहने के बाद आहान ने उस हैंडसम लड़के का हाथ छोड़ दिया। हाथ मसाज करके कुछ ठीक महसूस करने के बाद उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से सवाल किया, रूपल, ये अजीब सा आदमी कौन है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये आहान है, ये वो मेरा फ्रेंड है। क्या फ्रेंड? रूपल, क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? रूपल, मैं तुम्हारे लिए गाना गा रहा हूं, रेड रोजेस लेकर आया हूं, और तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। रूपल, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? इस पॉइंट पर बेचारे रोहन की आंखें नम हो गई थी। ये बात जाहिर थी कि रोहन रूपल के बारे में ज्यादा सीरियस था, और रूपल उसे खास पसंद नहीं करती थी। रोहन, क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम्हारी बातें कितनी अजीब है? और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी भला? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी रहूं, तुम्हें उससे क्या? भले ही शनाया ने 3 सालों से आहान को कोई होप्स नहीं दी थी, लेकिन शनाया आहान के साथ कभी भी इस तरह बेरहमी से पेश नहीं आई थी। रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारा कोई वास्ता नहीं है? रूपल, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूं? हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है। आजकल में तुम्हें मेरी वाइफ बनना है। फियांसे? मैं नहीं चाहती हूं कि तुम मेरे फियांसे रहो, और अगर हमारे पेरेंट्स ने शादी तय की है तो जाकर उनसे बात करो। तुमसे उन्होंने हाँ कहा होगा, मैंने नहीं। रूपल और रोहन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब वो दोनों थोड़े समझदार हो गए, उन दोनों के पेरेंट्स ने रूपल और रोहन की शादी तय कर दी। तभी से रोहन की नजरों में सिर्फ और सिर्फ रूपल ही थी। वो हर साल रूपल को शादी के लिए प्रपोज करता था, लेकिन हर बार रूपल उसे मना कर देती थी। ऐसा होने के बावजूद भी रोहन ने हार नहीं मानी। अपना गुस्सा निकालने के लिए रोहन ने आहान की तरफ देखा। रूपल, तुम कह रही हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। क्या ये मुझसे भी अच्छा है? मुझसे भी ज्यादा अमीर है? मुझसे ज्यादा हैंडसम है? नहीं, मुझसे हैंडसम तो नहीं है। जब आहान ने देखा कि रोहन ने जो भी कहा था उस पर रूपल का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, आहान ने अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है। ये रूपल अपने फियांसे की गलतफहमी को क्लियर क्यों नहीं कर रही? उसने फिर रोहन की तरफ देखा और उससे कहा, अच्छा होगा कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में मुझे बीच में ना लाओ। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? ऐसा कैसे नहीं है? बेशर्म कहीं के, क्या तुम अपनी गिरी हुई हरकतों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो? जब आहान ने देखा कि रूपल उस पर हंस रही थी तो वो चिढ़ गया। अब ये बात रोहन के खिलाफ आहान की नहीं थी। ये फाइट अब रूपल वर्सेस आहान की थी। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब हंसो ना। मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम क्या करने वाली हो। अच्छा, तो तुम अपनी हरकतों को मान भी रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं।
बस मेरा वेट करना, मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोहन ने आहान को चैलेंज करते हुए कहा। ठीक है, अब जाओ भी। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ठीक है, अब जाओ भी। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। रूपल हैरानी भरी नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या आहान ने अभी सच में रोहन से पंगा ले लिया है? क्या आहान ये नहीं जानता कि रोहन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आहान को देखकर ही उस विकी भाई का रवैया बदल गया था। कुछ तो गड़बड़ है। इस आहान में इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस कहां से आया है? रूपल, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? सवाल सुनते ही रूपल अपने सेंसेस में वापस लौटी और आहान की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ कहा, पता नहीं, आजकल तुम हवाओं में उड़ने लगे हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं। तुम्हारे पर काटने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। जाओ जाके खाना बना दो, मुझे और शनाया को भूख लगी हुई है। अपनी ये बात कहने के बाद रूपल ऊपर जाने लगी। आहान किचन की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। इस वक्त के दरमियान आहान, शनाया और रूपल ने एक साथ बहुत मस्ती की, बहस भी की और आहान ने बहुत काम भी किया। इन 3 दिनों में मिसेस यामिनी गिल का सर दर्द से और इरिटेशन से फटा जा रहा था। शनाया उनके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ऊपर से सीमा बुआजी ने शनाया के रूम को और रतन ने आहान के कमरे को हथिया लिया था। इतना ही नहीं, मिसेस यामिनी गिल को उन दोनों के लिए 3 बार खाना बनाना पड़ता था। अचानक से सीमा बुआजी ने उनके पास आकर सवाल किया, भाभी, क्या शनाया से बात हुई? वो कब वापस आ रही हैं? वो सीमा दीदी, मेरी अभी उसके साथ बात हुई है, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। भाभी, क्या मैं आपको बेवकूफ लग रही हूँ? मैं आपका चेहरा अच्छे से पढ़ सकती हूँ। अगर मुझे 3 दिन के अंदर 25 लाख रुपए नहीं मिले तो आपकी सारी हरकतें और मनोज शर्मा के साथ आपका रिश्ता मैं पूरे गिल खानदान को बता दूंगी। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल का चेहरा ही सफेद पड़ गया। भाभी, वैसे पहले तो आप जो भी कहती थी शनाया वैसा ही करती थी, लेकिन देखिए क्या दिन आ गया है। खान के लिए शनाया ने आपको, अपनी माँ को छोड़ दिया है। मिसेस यामिनी गिल को बहुत गुस्सा आ रहा था। हान, तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुमने शनाया को अपनी तरफ से ना किया होता तो शनाया मेरी हर बात मानने को तैयार रहती। एक बार शनाया वापस आ जाए तो फिर मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। भाभी, वैसे मुझसे अब आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैं आपको इस सब का एक उपाय बताती हूँ। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो ना ही शनाया पहले की तरह समझदार हो जाएगी। मगर कैसे? आपके पास कैसा प्लान है? आसान है भाभी, आप पूरे शहर में ये बात फैला दीजिए कि अब आहान आपका दामाद नहीं है। आपकी प्यारी और कामयाब बेटी ने उससे अलग होने का फैसला ले लिया है। जाहिर सी बात है, आपका इरादा साफ होगा, शनाया के लिए नया पति ढूंढना। सीमा बुआ जी की कही एक एक बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल बहुत एक्साइटेड महसूस करने लगी। ये आइडिया उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अगर सच में ये सब मुमकिन हुआ तो मैं शनाया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। ऐसा लड़का जो स्टेटस में गिल परिवार से भी बड़ा हो। ऐसा लड़का जो उस आहान से 1000 गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा। उनकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने परेशान लगते हुए सीमा बुआ जी से कहा, लेकिन सीमा दीदी, शनाया खुद घर छोड़कर गई है। उसने आहान का साथ देने का फैसला किया है। हम उसे वापस कैसे लाएंगे? यामिनी गिल का ये सवाल सुनकर सीमा बुआ जी कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, ये हो सकता है, बस हमें शनाया को इस सब के बारे में पता लगने नहीं देना है। आगे हम जो करेंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्या सीमा दीदी ऐसा मुमकिन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम करने क्या वाले हैं? यामिनी गिल के पूछे हुए सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की आग जल रही थी। स्वयंवर? 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 कैसा और किसका स्वयंवर? भाभी, इसमें ना समझने जैसा क्या है? बात साफ है, शनाया का स्वयंवर। शनाया खूबसूरत है,
बिजनेस इंडस्ट्री में अपने पोटेंशियल को साबित कर चुकी है। उसका नाम शिमला के हर बड़े खानदान में जाना जाता है। कोई भी उससे शादी करने के लिए एक पैर पे भी तैयार हो जाएगा। सीमा दीदी, जो भी हो जाए, शनाया ऐसी दकियानूसी बातों के बारे में सोचेगी भी नहीं और तुरंत मना कर देगी और कभी घर पर लौट कर नहीं आएगी। भाभी, तो फिर आप किस काम में आएंगी? अगर हमें कुछ बड़ा जीतना है तो जान की बाजी तो लगानी ही पड़ती है। त्यामिनी गिल ने हकलाते हुए कहा, सीमा दीदी, जान की बाजी का क्या मतलब है? सीमा बुआ जी जोर जोर से हंसना शुरू कर दी। उन्होंने बिना ज्यादा देर सोचे अपना फैसला कर लिया और बहुत ही फर्म अंदाज में अपने चालाक ननन से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ आहान आज भी रूपल और शनाया के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा था। सब कुछ एक एक करके डाइनिंग टेबल पर ला रहा था। शनाया अभी अभी नहाकर नीचे आ रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आहान उसकी खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, तो शनाया के दिल में नरमी छा गई। पीछे से रूपल भी आ गई और उसने शनाया को हल्के से धक्का देते हुए कहा, शनाया, क्या तुम ठीक हो? शनाया अपने होश में वापस लौटी और रूपल को देखकर बोली, रूपल, क्या कर रही हो यार? मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता, और वो भी ऐसे छिपकर। रूपल, ये तुम क्या कह रही हो यार? ताड़ना क्या होता है? मैं तो बस आहान को देख रही थी, और मुझे छिपने की क्या जरूरत है? चलो नीचे। ये कहते हुए शनाया के गाल लाल हो गए थे। ताड़ना नहीं, देखना कहते हैं। आई बड़ी। और ये जो तुम लाल हुई जा रही हो, इसे क्या कहते हैं? मैं तो इसे ब्लश करना कहती हूँ। शनाया सच में शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी उसने रूपल की कही बातों को सुनकर अनसुना कर दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रूपल ने भी अपनी जगह ले ली। आहान ने अब तक टेबल पर सब कुछ सर्व कर लिया था। जब शनाया ने देखा कैसे आहान ने सब कुछ अकेले ही कर लिया था, तो वो आहान से बोली, आहान, तुम कुकिंग में हर दिन के साथ पहले से ज्यादा एक्सपर्ट होने लगे हो। वैसे रोज इतना बढ़िया खाना खिलाने के लिए थैंक यू। आहान शनाया से कुछ कह पाता, इससे पहले ही रूपल ने उसे इंटरप्ट कर दिया। हाँ आहान, शनाया सही कह रही है। तुम सच में अच्छा खाना बनाते हो और बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया। वैसे आहान, अब जब मैं इंडिया लौटी हूं और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि घर के सारे काम करने के लिए कोई अच्छी सी मेड ढूंढ लूं, क्या ना तुम मेरे घर पर जॉब कर लो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी। और हाँ, इतना ही नहीं, तुम यहाँ रह भी सकते हो। इसी बहाने शनाया और मैं पहले की तरह सब कुछ साथ में करेंगे। आहान ने रूपल को कोसते हुए मन ही मन में कहा, मुझे अपने घर का काम वाला बनाना चाहती है। आहान की फ्रस्ट्रेशन उसकी आंखों में साफ थी। जब शनाया ने देखा तो उसने एक गहरी सांस ली और कोई बहाना बनाते हुए आहान से बोली, आहान, प्लीज मेरे लिए ब्रेड ले आओगे? आहान ने शनाया की बात सुनी तो तुरंत हाँ में सर हिला दिया और रूपल को घूरते हुए किचन में चला गया। जैसे ही आहान वहां से चला गया था, शनाया ने रूपल के हाथ पर हल्के से मारकर कहा, रूपल, तुम आहान से ऐसे दिल दुखाने वाली बातें क्यों कहती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। शनाया को जाते हुए देखकर रूपल ने गुस्से से अपना फ्रेंच टोस्ट खा लिया। जैसे ही रूपल ने टेस्ट किया, उसके एक्सप्रेशंस ही बदल गए। रूपल ने अपने आप से कहा, आहान खाना बनाने में सच में एक्सपर्ट है। थोड़ी ही देर बाद आहान से फिर से पूछती हूँ, शायद मेरे घर पर काम करने के लिए मान जाए। रूपल के फैलाए हुए रायते को साफ करने के लिए शनाया किचन में गई थी। उसने देखा कि आहान उसके लिए ब्रेड को बटर लगा रहा था। शनाया जल्दी से आहान के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आहान, मैंने रूपल को समझा दिया, वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। शनाया ने देखा कि आहान उसके पल की झपकाए बिना देख रहा था, तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद, आहान, इसे ताड़ना कहते हैं। क्या तुम मुझे ताड़ रहे हो? शनाया की कही ये बात सुनकर आहान की आंखें खुली की खुली रह गई। एक ही वक्त पर नर्वस हो रहा था वो और शर्मा भी रहा था। मैं तो बस आपको देख रहा था। ये ताड़ना कैसा शब्द है? जब शनाया ने देखा कि आहान शर्म के मारे उससे नजरें चुरा रहा था, तो उसने फिर से आहान को छेड़ते हुए कहा, और ये जो तुम लाल हो रहे हो, इसे ब्लश कहते हैं। जब शनाया आहान को ऐसा चिढ़ा रही थी, किचन के दरवाजे पर खड़ी रूपल ने अपने आप से कहा, ये लड़की तो गई काम से।
ये लड़की तो गई काम से। मेरी ही लाइंस यूज करके अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब रूपल से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो सीधे किचन के अंदर गई और आहान और शनाया को इनडायरेक्ट अंदाज में ताना मारते हुए बोली, पता नहीं लोग ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन घर की 4 दीवारों में क्यों करते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ कपल्स का पता है जो अपनी रोमांटिक फोटोज को पोस्ट करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। वैसे अगर कोई चाहे तो वो भी अपने फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, पैसे भी कमाना हो जाएगा और मेरे जैसे बाकी लोगों को इरिटेट भी नहीं होगा। रूपल वैसे ये आइडिया अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें यह लगता है कि हम एक परफेक्ट कपल हैं जो सिर्फ अपनी फोटोज पोस्ट करके ही बहुत फेमस हो सकते हैं? शनाया, जरूर हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा इस पर क्या कहना है रूपल? रूपल ने इरिटेट होकर दोनों की तरफ अजीब नजरों से देखा और पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी, क्या आप इस गलतफहमी में तो नहीं है कि मैं आपसे स्वयंवर के बारे में पूछ रही थी? मैं आपको बता रही थी आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, अगर आप अपनी मर्जी से ये सब कर सकती हैं तो अच्छा है, वरना आपको भी पता है कि मनोज शर्मा। सीमा दीदी, अगर शनाया नहीं आई तो? आप ही ना भाभी बिना वजह परेशान हो रही हैं। आप ही सोचिए, जिसने शनाया को जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं दिया, और दूसरी तरफ शनाया की मॉम जिन्होंने उसे प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका ख्याल रखा। कोई भी बता सकता है कि शनाया आपको ही चुनेगी और आपके जेल जाने के बाद डर से भाग चली आएगी। एक गहरी सांस लेने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सीमा दीदी, मैं ये जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। सीमा बुआजी की आंखों में एक अजीब शैतानी एक्साइटमेंट थी। सीमा बुआजी का प्लान तैयार था। जैसे कि सीमा बुआजी ने उनसे कहा था, मिसेस यामिनी गिल ने दोपहर तक अपने कुछ दोस्तों को आहान और शनाया के अलग होने का बता दिया। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पूरे शहर तक ये खबर हवा की तरह फैल गई। सड़क सड़क पर हर कोने में बस इसी बात के चर्चे हो रहे थे। यहाँ तक कि एक डेली न्यूज़पेपर ने अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश कर लिया जिसमें ये हेडलाइन कुछ इस तरह थी, गरीब दामाद का अमीर घराने से निकल जाने का सफर। इतना ही नहीं, आहान के कुछ फोटोज भी आर्टिकल के साथ अटैच किए हुए थे और इससे पूरे अपोजिट शनाया के जो फोटोज अटैच किए हुए थे उनमें शनाया किसी मॉडल या सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। ये सब करने के पीछे मिसेस यामिनी गिल का इरादा साफ था। वो आहान की पूरी ताकत को बर्बाद करना चाहती थी। शिमला डेली के उस ऑनलाइन आर्टिकल को हजारों व्यूज मिल गए थे। लोग कमेंट्स में आहान के बारे में तरह तरह की बातें लिख रहे थे। किसी ने लिखा, मैं तो ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूं, और नहीं तो क्या, इस आदमी की वजह से हम मर्दों का नाम मिट्टी में मिल रहा है। क्या इसे एक महंगी कार के लिए अपनी ही बीवी को फंसाने की जरूरत है? मैं भगवान से इतना मांगती हूँ कि शनाया गिल जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई ऐसा लड़का मिले जो उसके लायक हो। मैं चाहती हूँ कि शनाया गिल एक सेकंड चांस डिजर्व करती है। आहान की बहुत बुराई हो रही थी। हर उम्र के साथ लोगों की जबान पर सिर्फ और सिर्फ आहान और शनाया का जिक्र हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग आहान के खिलाफ थे। कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी बात कर रहे थे। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, एक सिक्के के 2 चेहरे होते हैं। मुझे लगता है हमें आहान की तरफ से भी इन सब बातों को जानना चाहिए। किसी और ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई गरीब है तो उसमें उस इंसान की कोई गलती थोड़ी है। ये सब तो हर किसी के नसीब की बात होती है। अगर गिल परिवार को इतनी ही प्रॉब्लम है तो उन्होंने शादी के पहले सबके बारे में क्यों नहीं सोचा? इस तरह की कई बातें अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। देखते ही देखते पूरा इंटरनेट 2 टीम्स में बंट गया। शनाया की फ्लर्टी बातों को सुनने के बाद आहान ऑफिस चला गया। मिस्टर विक्रम ने पहले से ही आहान को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे। आहान उसी काम में लगा हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। आहान ने देखा कि कॉलर्स आईडी पर मिस्टर विक्रम का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल को उठाकर मिस्टर विक्रम से कहा, मिस्टर विक्रम, मैंने अभी अभी मेल्स पढ़ना शुरू किया है। मैं थोड़ी ही देर में आपको वापस कॉल करता हूँ। यंग मास्टर, क्या आपको शिमला डेली न्यूज़पेपर के बारे में पता है? शिमला डेली? मिस्टर विक्रम ने जब आहान का कंफ्यूज टोन सुना तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि आहान के साथ बाहर क्या हो रहा है। इस सब का कोई आइडिया नहीं होगा उसे। मिस्टर विक्रम ने आहान को उन ऑनलाइन वेबसाइट में पब्लिश हुए आर्टिकल के लिंक भी शेयर कर दी। आर्टिकल में लिखे हुए डिटेल्स, अटैच की हुई तस्वीरें और लोगों के कमेंट्स, ये सब पढ़ने के बाद आहान को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि ये जरूर किसी अंदर के लोगों में किसी का काम होगा। मॉम, लगता है आपने मुझे गिल परिवार से निकालने के लिए पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। अब देखते हैं
ये तमाशा कितनी दूर तक जाता है। यंग मास्टर, मैं खुद इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। शिमला डेली कोई बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी इस न्यूज आर्टिकल की वजह से आपकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ा है। यंग मास्टर, मैं माफी चाहता हूं। मेरे लापरवाह होने की वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। विक्रम जी, आपको इस सब में माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब मिसेस यामिनी गिल का किया धरा है। यंग मास्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही जाकर शिमला डेली न्यूज़पेपर ब्रांड को खरीद लेता हूं। साथ ही शिमला डेली के उस चीफ एडिटर को मैंने ढूंढ लिया है जिसने उस घटिया और रेपुटेशन बिगाड़ने वाले आर्टिकल को पब्लिश करने की परमिशन दी थी। और अगर आप चाहें तो मैं कार्तिक कोहली के आदमियों को हायर करके उस चीफ एडिटर को अच्छा सबक सिखाता हूं। बिल्कुल नहीं विक्रम जी, शिमला डेली को खरीदने की और किसी चीफ एडिटर को सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है यंग मास्टर। विक्रम जी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का काम कैसा चल रहा है? क्या अब तक रिसोर्ट बनने का काम शुरू हो गया? यंग मास्टर, रिसोर्ट का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन हमें अभी भी कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने आ रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा। मेरा ऐसा अंदाजा है कि अगले कुछ दिनों में टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। विक्रम जी, अगर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है तो आप पहले मुझे उस बारे में रिपोर्ट करिएगा। मैं इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ होने नहीं देना चाहता। मिस्टर विक्रम को आहान की बातों के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा और उन्होंने नॉर्मली हामी भर दी। उसी वक्त शिमला की एक जानी मानी एप्पल वाइनरी में रोहन हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बैठा हुआ था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की रोहन की नई सेक्रेटरी थी। मुझे लगा कि इस जॉब के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है मेरा गुड लक ज्यादा ही अच्छा है। सच तो ये था कि जब रोहन ने उस लड़की को देखा, उसे एकदम से रूपल की याद आ गई, क्योंकि ये नई लड़की कुछ कुछ रूपल के जैसी ही दिखती थी। इसलिए रोहन ने उसका नाम भी पूछे बिना उसे नौकरी दे दी थी। बहुत देर तक कार्टून्स देखकर हंसने के बाद रोहन ने ऑर्डर फैलाते हुए कहा, मेरे लिए एक ग्लास फ्रूट जूस लेकर आओ। उसने तुरंत अपने हैंडसम बॉस की बात पर हामी भर दी और कैंटीन में जाकर एक ग्लास ताजा फ्रूट जूस लेकर आ गई। जैसे ही वो नई सेक्रेटरी हाथ में फ्रूट जूस का ग्लास लेकर पकड़कर रोहन के सामने आ गई, रोहन की नजर उस पर पड़ी। रोहन को अब रूपल का चेहरा देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये थी कि उस दिन के बाद जब भी रोहन रूपल के बारे में सोचता था, उसे आहान याद आ जाता था। वो ढीठ आहान जिसने रोहन के मुंह पर उसकी बेइज्जती की थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। रोहन ने अपनी नई सेक्रेटरी की तरफ गुस्से से देखा और उसके हाथ से जूस का ग्लास लेकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर वो नई सेक्रेटरी घबरा गई। सर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निकलो यहां से, मुझे तुम्हें नहीं देखना। जाओ जाओ। उस नए सेक्रेटरी ने जब अजीब तरह से रोहन को देखा तो वो वहां से भाग गई। उसके जाने के तुरंत बाद फिर से उस रूम का दरवाजा खुला। मैंने कहा न जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद रोहन का गुस्सा धरा का धरा ही रह गया। जो आदमी वहां खड़ा था वो रोहन के लिए काम करने वाले मैनेजर की तरह था। रोहन सर, ये आहान से रिलेटेड है। जैसे ही रोहन ने आहान का नाम सुना, वो एंग्जियस हो गया। आहान, क्या बात है? जल्दी से बताओ। रोहन की बात सुनकर उसके मैनेजर ने उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ा दिया। उस इनविटेशन लेटर को देखकर रोहन बेसब्र होने लगा। रोहन ने जैसे ही इनविटेशन को खोला, वो कंफ्यूज लगने लगा। क्या स्वयंवर? शनाया गिल का स्वयंवर? कोई उस जमाने में स्वयंवर जैसी आइडिया को कैसे ले सकता है? तुम तो कह रहे थे कि ये आहान से रिलेटेड है। गिल परिवार और शनाया गिल का आहान से क्या लेना देना है? रोहन के मैनेजर ने फिर अपने टैब में कुछ क्लिक किया और शिमला डेली का वो मोस्ट व्यूड आर्टिकल अपने बॉस को दिखा दिया। इस सब के बारे में जानने के बाद रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकला। क्या सच में इसकी शादी शनाया गिल जैसी सक्सेसफुल और खूबसूरत लड़की के साथ हुई है? और ऐसा होने के बावजूद भी वो मेरी रूपल के साथ है। तुम्हारा सारा टशन और घमंड तो तुम्हारे ससुराल वालों ने चूर चूर ही कर दिया और अब तुम्हारी बची कुची हवा मैं निकालता हूँ। जैसे कि सीमा बुआ जी ने उन्हें करने के लिए कहा था,
मिसेस यामिनी गिल ने अपने बचे कुचे सेविंग्स को इस्तेमाल करके 21वीं सदी का पहला हाई क्लास और लैविश स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था। यह स्वयंवर प्राइड रेस्टोरेंट में अरेंज किया गया था। उन सब के ऊपर के हॉल में सीमा बुआजी और रतन सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शिमला शहर के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, तो दोनों के दोनों माँ बेटे की खुशी फूली नहीं समा रही थी। रतन, क्या तुम वहां भी देख रहे हो जो मुझे दिख रहा है? हाँ माँ, ये सब आपके आइडिया का काम है। वैसे रतन, भले ही मैंने ही यामिनी भाभी को यह आइडिया दिया हुआ था, लेकिन मैं खुद इस सब के बारे में सोच भी नहीं रही थी। सच में शनाया एक बहुत ही बड़ा नाम लगता है। जितने अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे एक बात तो पक्का पता है, जल्द ही हम दोनों बहुत अमीर होने वाले हैं। उन दोनों के पास खड़ी मिसेस यामिनी गिल को सारा तमाशा देखकर अजीब सा लग रहा था। निचले फ्लोर पर बढ़ रही इस भीड़ को देखकर मिसेस यामिनी गिल पैनिक करने लगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या अब ये बात कल अखबार में छपने वाली है? पहले ही ये मैंने बात पूरे गिल परिवार से छिपाने की बहुत कोशिश की है। अब पापा जी को पता चला कि शेखर और उनके पीठ पीछे मैं ये सब कर रही हूँ, तो सच में मुझ पर बड़ी शामत आ जाएगी। क्या बुरी किस्मत पाई है मैंने और शनाया ने। यहाँ पर इस सब के बारे में सोच सोचकर मेरी जान निकल रही है, और यहाँ सीमा दीदी और इनका ये लड़का मेरी बेटी की बर्बादी को सोचकर खुशियां मना रहे हैं। अगर ये सीमा दीदी मेरे बीते दिनों की बातों के बारे में जानकारी न रखती, तो मैं इनको और इनके बेटे के लालच को अपनी शनाया के फ्यूचर के साथ खेलने न देती। कुछ देर तक ऊपर से इस नजारे को देखने के बाद सीमा बुआजी ने कुछ सोचा। रतन, तुमने इन सब को देख लिया है। अपने दोस्तों के साथ जाकर इस बात का पता लगाओ कि इन सब में से पहले 3 सबसे अमीर लोग कौन हैं। हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अपनी माँ की कही ये बात को सुनते हुए रतन वहां से तुरंत नीचे चला गया। जब यामिनी गिल ने अपनी चालाक और लालची ननंद की कही ये बात सुनी, उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि नीचे खड़े रईस लोगों में लड़के तो गिने चुने ही नजर आ रहे थे, बाकी सब तो मिडिल एज के आदमी थे। कुछ देर बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी नीचे उतरे। भाभी, जरा स्माइल करिए ना, आपकी बेटी की शादी की बात होने जा रही है। हम दोनों किसी के जनाजे पर नहीं जा रहे, हंसिए जरा। मिसेस यामिनी गिल ने जब सीमा बुआजी की कही ये बात सुनी, तो हामी भरते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगी। जैसे ही वो दोनों जाकर सबके सामने वाले टेबल पर बैठी, सभी उनकी तरफ देखने लगे। स्वागत है आप सबका। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर आपको क्यों इनवाइट किया है, और आप सब यहाँ आए हैं ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तो वक्त गवाए बिना हम आप सबको जानना चाहेंगे। क्यों ना आप सब एक एक करके अपने बारे में बताएं। सीमा बुआजी की बात जैसे ही खत्म हुई, किसी मिडिल एज आदमी ने उनसे कहा, मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस शनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई? हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब मिसेस यामिनी गिल क्या कहेंगी? मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस शनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई है? हम उन्हें देखना चाहते हैं। जैसे ही सीमा बुआजी और मिसेस यामिनी गिल ने यह सवाल सुना, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा दीदी, अब आप ही इस आदमी को चुप कराने के लिए कोई बहाना बना दीजिए, मेरा तो सर घूम रहा है। सीमा बुआजी को झूठ बोलने में और बहाना बनाकर अपना काम निकलवाने में महारत हासिल थी। उन्होंने फिर अपने आदमी की तरफ देखा जिसने यह सवाल किया था। उस आदमी का नाम अशोक बेदी था। अशोक बेदी को शिमला के डायमंड किंग के नाम से जाना जाता था। मिस्टर बेदी, हमारी शनाया ऐसे मौके पर बहुत शर्मा जाती है। आज उसने कहा कि वो अकेले बैठकर इस पूरे फंक्शन को देखना चाहती है। वो जिससे भी शादी करने के लिए मान जाएगी, वो रोज शनाया को देख सकता है। मिसेस गिल, मेरे सुनने में तो ये बात आई है कि मिस शनाया घर छोड़कर जा चुकी है। आप दोनों के बीच एक बहुत ही सीरियस झगड़ा हुआ था। वो इतनी नाराज थी कि उन्होंने तो गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया। अब सारे मेहमान इनसिक्योर होने लगे। उन्होंने एक एक करके सीमा बुआजी और यामिनी गिल से सवाल करना शुरू किया। अगर मिस शनाया ने आने से मना कर दिया तो? कहीं स्वयंवर की वजह से हम सब किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? साफ साफ कहिए मिसेस गिल, एटलीस्ट क्या मिस शनाया को इस स्वयंवर के बारे में पता भी है? सभी के एक्सप्रेशंस को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उन सभी को अशोक बेदी की बात पर यकीन हो गया था। सीमा बुआजी ये देखकर पैनिक करने लगी कि मिसेस यामिनी गिल का रिएक्शन तो ऐसा था कि वो ये सबसे कह रही थी कि सच में शनाया अब आहान के साथ रह रही थी।
सीमा दीदी, क्या सबको सच पता चल गया है? अब क्या होगा? हाँ भाभी, सबको सच पता चल गया है। सभी जान चुके हैं कि शनाया घर छोड़कर अपनी दोस्त के यहाँ रहने चली गई है। अगर ऐसी ही बात थी तो हम सबका वक्त बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया? खामखा यहाँ आकर हम सबका मूड खराब हो गया। अगर मिस शनाया शादी करना ही नहीं चाहती थी तो इतने बड़े तामझाम की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये एक अच्छी माँ है मिस्टर बेदी, एक माँ जो चाहती है कि उसकी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिले। जब हमने उस दामाद को घर से निकालने का फैसला किया, शनाया बहुत दुखी हो गई थी। भले ही वो कभी भी इस शादी में खुश नहीं थी, लेकिन वो किसी एक को धक्का मारकर निकलने वाली लड़की नहीं है। हमने आहान को शनाया की जिंदगी से निकाल दिया। अगले ही दिन मेरी भाभी मिसेस यामिनी गिल ने शनाया से कहा कि हम उसके लिए अच्छा पति ढूंढ लेंगे, लेकिन शनाया ने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी फूल जैसी बच्ची अब एक बार फिर से दुखी नहीं होना चाहती। वो तो इतनी डर गई है कि अब किसी पर भरोसा करने की ताकत उसके अंदर बची ही नहीं है। इस पॉइंट पर वहां मौजूद हर कोई शनाया पर तरस खा रहा था। हर किसी की आंखों में मिसेस यामिनी गिल के लिए सिंपैथी उमड़ रही थी। शिमला के सबसे बड़े खानदानों से दो ही नाम जाने माने थे, एक नेगी और दूसरे कोहली, और उन दोनों खानदानों में आपसी दुश्मनी थी। लेकिन रोहन की पहचान भी आम नहीं थी। वो रोहन कोहली था, कार्तिक कोहली के बड़े भाई का बेटा। जब दक्ष नेगी ने रोहन को वहां देखा तो वो मुस्कुराने लगा। लोग तो हैरान रह गए थे। रोहन के दिमाग में चल रही बातें और फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। अपनी चापलूसी वाली अंदाज में सीमा बुआजी रोहन से बोली, दामाद जी, मुझे और भाभी को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे लगता है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट की वजह से आप हमारी शनाया को तो जानते ही होंगे। अच्छी बात है। वो सीमा बुआजी को चुप कराना ही चाहता था कि मिसेस यामिनी गिल बीच में बोल पड़ी, दामाद जी, वैसे शादी कब करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आपके मॉम डैड के साथ मिलकर डिस्कस कर लूंगी। शादी? दामाद जी, उस शादीशुदा लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ, और ये है कि मेरे बारे में जाने बिना ही मुझे अपना दामाद कहकर पुकार रही हैं। ये कैसी नई मुसीबत है यार। फिर रोहन ने बेमन से एक ब्लैक कलर का कार्ड सीमा जी की ओर फेंक दिया और पैर पटकते हुए होटल से बाहर जाने लगा। फाइनली उस होटल में सीमा बुआजी, रतन और मिसेस यामिनी गिल ही बचे हुए थे। सीमा दीदी, मुझे तो अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। भाभी, सब कुछ सही से पूरा क्यों ना होता? पूरा तो होना ही था, सारा मेरा प्लान जो था। और हाँ यामिनी भाभी, अगर शनाया की जिंदगी में वहाँ आहान कभी नहीं होता तो शनाया की शादी पहले ही बहुत अमीर फैमिली में हो जाती। कोई बात नहीं सीमा दीदी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। कोहली खानदान शिमला का सबसे अमीर खानदान है। मैंने तो सुना है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के डील के बाद कार्तिक कोहली का दिल्ली के रायजादा खानदान के साथ उठना बैठना भी है। कुछ ही दिन में कोहली परिवार को हिंदुस्तान में जाना जाएगा। दूसरी तरफ प्राइड होटल से बाहर जा रहे दक्ष नेगी ने किसी को कॉल किया, यंग मास्टर, काम हो गया है। आपने अच्छा काम किया है मिस्टर दक्ष नेगी। जी हाँ, ये आवाज और किसी की नहीं, आहान की थी। आहान जब पुलिस को वहां भेजने के बारे में सोच रहा था, आहान को एक नई खबर मालूम पड़ी। रोहन कोहली, रूपल का सो कॉल्ड फियांसे, आहान से बदला लेने के लिए उस स्वयंवर में हिस्सा लेने वाला था। आहान को अब रास्ता मिल गया था। मिस्टर विक्रम ने आहान को इस बात का अंदाजा पहले ही दे दिया था कि कोहली खानदान के साथ हाथ मिलाने की वजह से उनके दुश्मन नेगी खानदान भी आहान से दोस्ती करना चाहते थे, और आहान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर दक्ष नेगी को वहां भेज दिया और अपना काम सही से करा लिया। थैंक यू सो मच। यंग मास्टर, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे वो सीमा गिल के बारे में कुछ पता चल गया है। मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि वो मिसेस यामिनी गिल को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। दक्ष नेगी की ऐसी कौन सी सच्चाई का पता लग गया था? अब आहान आगे क्या करने वाला था? शनाया का रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी ने मिलकर उसके साथ क्या किया है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।